स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और आपको अपडेट्स बताते रहेंगे। देखिए, कोचिंग सिटी में फिर चाकूबाजी हुई है। बात होगी किसानों की भूख हड़ताल की भी, साथ ही 1 करोड़ की अफीम जब्त हुई है और सीएम का मिशन गुजरात और छठ का आज दूसरा दिन। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ से यह खबर मिल रही है। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम जब्त की है। निम्बाहेड़ा पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 10 किलो अफीम पकड़ी। मोटरसाइकिल सवार अफीम की तस्करी कर रहा था। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है आने वाले समय में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष चंद्र से। सुभाष, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते लंबे समय से चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए राजस्थान की सीमा में मध्य प्रदेश से जो मादक पदार्थ लाए जाते हैं और बाद में जो हरियाणा, बाड़मेर या जोधपुर के जिलों में पहुंचाए जाते हैं, उनको रोकथाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी कार्रवाई कल बीती रात की गई है, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लगभग 10 किलो से अधिक अफीम लेकर आ रहा था। इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 करोड़ से अधिक है, उससे पकड़ा गया है। हालांकि इस बात की अधिकृत पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की कि अफीम की कुल मात्रा कितनी है, पकड़े गए व्यक्ति का नाम क्या है, लेकिन ये जानकारी इस पर सामने आ रही है कि ऐसी इतनी बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें लगभग 10 किलो अफीम जो है वो पकड़ी गई है। और उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जो मोटरसाइकिल सवार है, जो राजस्थान की सीमा में मध्य प्रदेश की सीमा से घुसने का प्रयास कर रहा था, मोटरसाइकिल पर अफीम लेकर उसे पकड़ा है। जी, कैसे जानकारी मिली? रूटीन नाकाबंदी थी, इसमें ये पकड़ा गया या मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया? किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, मैं आज स्वप्निल आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के पदभार ग्रहण करने के साथ ही पुलिस ने जो राजन दुष्यंत के निर्देश पर मुखबिर तंत्र को मजबूत किया और लगातार मुखबिर तंत्र के आधार पर जिले का लगभग ऐसा कोई थाना नहीं बच रहा है जहां इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन अब तक लंबे समय से डोडा चूरा पकड़ मारा था। लंबे समय बाद पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में अफीम जब्त की। इससे पहले जो सीएनबी नारकोटिक्स की टीमें हैं, उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की थी। वहीं जो पुलिस की अन्य एटीएस या एसओजी जैसी जो बड़ी संस्था है, उन्होंने कार्रवाई की थी। लेकिन लंबे समय बाद चित्तौड़गढ़ जिले में मध्य प्रदेश की सीमा से एक अफीम की बड़ी खेप लाते हुए पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकृत पुष्टि पुलिस का अधिकारी के बयान आने के बाद सामने आ पाएगी कि कुल मात्रा कितनी है, कहाँ से ये अफीम लाई गई थी, कहाँ ले जाई जा रही थी, इसमें कितने लोग शामिल थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई कल ये भी एक निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने की थी, जहाँ लगभग 20 क्विंटल डोडा चूरा कंटेनर में ले जाया जा रहा था। इसकी एस्कॉर्टिंग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वो व्यक्ति भी मध्य प्रदेश का बताया गया और मध्य प्रदेश से जुड़े लोगों के उस पूरे प्रकरण में तार सामने है, जिसकी जांच भी पुलिस कर रही है। ऐसे में संभावना है कि दोनों घटनाएं एक ही दिन में जुड़ी होने के कारण लगभग ये तय माना जा रहा है कि इसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े और पुलिस जल्दी इस पूरे मामले को बड़ा खुलासा कर सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। कोटा के कोचिंग इलाके में चाकूबाजी की तस्वीरें सामने आई है। दिल दहला देने वाली तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरह बाइक सवार बदमाश आए, ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और चंद मिनटों में फरार हो गए। इस घटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। वारदात के बाद से लोगों में दहशत फैल गई है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस ने घटना के बाद शहर भर में नाकाबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं बाइक सवार बदमाश आए और ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार किए और कुछ ही मिनट में अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाकर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें चाकूबाजी की ये तस्वीरें कैद हुई हैं। कोटा में चाकूबाजी की घटनाएं, वारदातें थम नहीं रही हैं। क्या पुलिस इस तरह की वारदातों को टैकल करने में असफल हो रही है? क्या जो रूटीन का तरीका अपनाया जाता है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका सामना कोटा पुलिस को करना होगा। बहरहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लोग डरे हुए हैं। शहर भर में नाकाबंदी करवाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है?
जी, देर रात तक पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उनको तलाश करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल बदमाश कौन थे इसके बारे में भी फिलहाल पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया। लेकिन दिल दहलाने वाली जो है लाइव तस्वीरें अब चाकूबाजी की फिर से सामने आई है। हालांकि पहले भी कई बार कोटा में लाइव तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन ये कोचिंग इलाके में जो तस्वीर है ये दिल दहलाने इसलिए भी ज्यादा कहा जा सकता है कि जब ऑटो जा रहा था रास्ते में तो रोक कर बेखौफ होकर बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो चालक को चाकू मारा और गंभीर घायल करके वारदात को चंद मिनटों में अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन कोचिंग इलाके में इस तरह की वारदात के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बल्कि जहां कोचिंग छात्र जहां भारी संख्या में वहां रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था दो बातें बताइए, ये ऑटो चालक अब कैसा है, क्या बदमाशों में से किसी की शिनाख्त हो पाई है? और दूसरा अहम सवाल कि जो रूटीन के तरीके से चाकूबाजी की घटनाओं का खुलासा होता है, उस पर काबू पाने की कोशिशें होती हैं, उसको अपग्रेड न करना एक अहम वजह है कि जो चाकूबाजी की घटनाएं रुक नहीं रही? सही कह रहे हैं आप। कोचिंग नगरी में जो चाकूबाजी हो रही है उसके लिए पुलिस प्लान तो बना रही है और दावा कर रही है कि नए नए तरीके से इनको नाकाबंदी करके उनको आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। लेकिन चाकू कहां से आ रहे हैं, उनकी खेप कहां से आ रही है? इतने बड़ी मात्रा में चाकूबाजी, युवा कम उम्र की जो चाकू लेकर घूम रहे हैं उन पर अंकुश लगाना और चाकूबाजी की वारदातों का जो शुरुआती जो कारण है वो पकड़ पाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। और शायद ऐसा लगता है कि पुलिस इसमें सफल नहीं हो पा रही। यही कारण है कि कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो गंभीर घायल है उनका एमपीएस अस्पताल में इलाज जारी है और हालत उनकी गंभीर है, क्योंकि चाकू कई जगह उनके पीठ से शरीर के कई हिस्सों पर चाकू लगे हैं। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, बड़ी खबर है, कोटा से ही एक खबर है। 1.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में किसानों ने इटावा में धरना स्थल पर भी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। रात को इटावा एडीएम धरना स्थल पहुंची, किसानों से समझाइश की। बता दें, इटावा मंडी में पिछले 4 महीने पहले व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जिंस खरीद के बाद 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया। इसके चलते किसान 100 दिन से आंदोलन पर थे। अब मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने इटावा अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन कर आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालांकि कल देर शाम अनशन स्थल पर इटावा एसडीएम अंजना सहरावत पहुंची, किसानों से समझाइश की। स्थल पर हमारे इटावा उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ धरना स्थल पर पहुंची है और उन्होंने किसानों के इस जो मांग को और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द किसानों के भुगतान की बात को कहा है, भरोसा दिया है। और हमने भी उनसे कहा है, हमारा अनशन अभी जारी है। कल हमारे सभी किसान नेताओं के बीच में हम चर्चा करेंगे और इस अनशन को तोड़ने का ऐलान कल सुबह हम करेंगे। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी पर उनके द्वारा जो आक्षेप लगाए गए कि घोटाला किया गया, उसके संबंध में आज आमरण अनशन के लिए किसान संघ के व्यक्ति बैठे थे। उनकी समझाइश की गई है और उनको ये बताया गया है कि रायपुरा कोटा ग्राम कसार में स्थित डिफाल्टर की 5 बीघा भूमि की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है प्रशासन द्वारा और पूरी प्रक्रिया का पालन करा के 1 माह पश्चात इसकी नीलामी कर दी जाएगी, जो खुली नीलामी होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा। और सहयोगी ओम प्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या ताजा हालात हैं? ये फिलहाल ये कहा जा सकता कि धरना स्थल पर डटे हुए हैं किसान और क्योंकि रात को एसडीएम ने समझाइश वहां की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसान नेताओं से इस मामले में चर्चा करके जो है धरना समाप्त करने की घोषणा यदि की गई तो उनके साथ ही सामूहिक रूप से की जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसडीएम ने आश्वासन दिया है उनको, जो आरोपी है उनकी संपत्ति को नीलाम करके किसानों को उनका पैसा दिलवाने का आश्वासन दिया था, वैसे कि वैसे किसानों ने भी आश्वासन दिया कि यदि हमारा पैसा इस तरह से आ जाएगा तो हम धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन फिलहाल धरना स्थल पर वहां डटे हुए हैं। लेकिन ये धरना कोई आजकल का नहीं है, करीब 100 दिनों से ये धरना चल रहा है, क्योंकि करीब 3-3.5 महीने पहले ये जब एक व्यापारिक फर्म है कृष्णा ट्रेडिंग फर्म, तो उन्होंने करीब 102 किसानों का करीब 1.5 करोड़ रुपए का जो फसल उन्होंने खरीद ली थी, लेकिन उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया। तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं दिया, तो करीब 3 महीने से ये आंदोलन की राह पर है, लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं। लेकिन जब उनकी तमाम आश्वासन के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कल इन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी थी और कल भूख हड़ताल करने के बाद कुछ
किसानों की ऐसी सुनने में आया कि तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उसके बाद प्रशासन वहां का जागा और जो एसडीएम है वहां मौके पर पहुंचे, कुछ और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किसान डटे हुए हैं। किसानों ने कहा कि अब जो एसडीएम है उन्होंने ये कहा है कि जल्द उनकी संपत्ति को नीलाम करके उनका पैसा 1 माह के अंदर अंदर दिलवा दिया जाएगा। लेकिन किसानों की कई और भी पीड़ाएं हैं, आर्थिक रूप से आर्थिक समस्याएं भी आने लगी कई करीब 3 माह से जब आंदोलन की राह पर। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि किसान वहां जो है इटावा कस्बे में धरना स्थल पर डटे हुए हैं और जो है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का समझाइश का जो दौर है वो जारी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। हनुमानगढ़ में बड़ी वारदात सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी को मार डाला और पत्नी की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खुइया थाना क्षेत्र के जोखासर गांव में यह घटना सामने आई है, जहां एक पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने खुद फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुइया थाना क्षेत्र के जोखासर गांव में यह घटना सामने आई है। गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम गहलोत आज भी कई सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को दाहोद जिले के दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। रघु शर्मा, राजस्थान राज्य मंत्री महेंद्र मालवीय भी मौजूद थे। वडोदरा में सीएम गहलोत ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 10 लाख का बीमा पूरे मुल्क में लागू करो। महंगाई का जमाना है, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं और हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो कम से कम सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, सबको मिले। दुनिया के मुल्कों में मिलते हैं, मोदी जी से घूम के आते हैं दुनिया के मुल्कों में, उनको सब मालूम है कि दुनिया भर के अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है। हर परिवार को जिसको जरूरत है उस परिवार को वहाँ पर वीकली पैसा मिलता है, आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कभी हम किसी को देते हैं एक वर्ग को, वो नहीं काम चलने वाला। सबको दो और सिक्योरिटी दे दो उनको, जैसे हमने दिए राजस्थान के अंदर कई स्कीम लेके आए, उसके कारण से सिक्योरिटी मिली। राहुल गांधी जी आए थे यहाँ और कुछ वचन 11 वचन की बात की थी। सरकार बनते ही वो लागू होंगे यहाँ पर, चाहे वो ब्याज क्या कर्जा माफ की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या जो हमने स्कीम लागू की हेल्थ की या दूसरी स्कीम है, सब लागू यहाँ पे भी होगी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला। कहा, सीएम गहलोत लगातार मजबूत हो रहे हैं और कांग्रेस कमजोर हो रही है। जादूगर हर बार सरकार बचा लेते हैं, लेकिन जनता को बचाने में लाचार है। आपने तो जो गहलोत साहब के जो जादू है वो तो सारा खींच लिया उनसे, हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डालकर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जब तोड़फोड़, राजनीतिक तोड़फोड़ की बात आती है तो बहुत शातिरता दिखाते हैं। इनकी सरकार टूट ही नहीं रही, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि कांग्रेस का क्या हो रहा है या गहलोत साहब का क्या हो रहा है या किसी और व्यक्ति का क्या हो रहा है। हमें चिंता राजस्थान की है। अब ये तोड़ फोड़ करके, शातिरता दिखाकर सरकार तो बचा लेते हैं, लेकिन जब जनता को बचाने की जरूरत होती है तो लाचार हो जाते हैं। लाचार मुख्यमंत्री या लाचार सरकार राजस्थान को नहीं चाहिए। राजस्थान एक मजबूत प्रदेश है, यहां के लोग मजबूत हैं, हमें कोई लाचार सरकार नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने की जद्दोजहद में लगी है। राज्य सरकार जन कल्याण की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को सही और तेज गति से क्रियान्वित नहीं कर रही। इस कारण जनता परेशान है, नुकसान उठा रही है। शेखावत ने कहा, केंद्र का लक्ष्य है साल 2024 तक हर घर नल योजना अपने अंजाम तक पहुंचे, लेकिन राजस्थान अभी भी सबसे पिछड़े 3 राज्यों में शामिल है, जबकि अधिकतर राज्यों ने 75% से ऊपर का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मेरी अपेक्षा है, आग्रह है कि राजस्थान सरकार भी अपने काम की गति को बढ़ाएगी
कुल मिलाकर राजस्थान में जो 1 करोड़ 5 लाख कनेक्शंस देने हैं, जब काम प्रारंभ हुआ था लगभग 12 लाख से कुछ अधिक संख्या थी। भारत सरकार को जो SLSCC में अप्रूवल करनी होती है, हम 1 करोड़ कनेक्शंस की SLSCC अप्रूव कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली बजट भी एलोकेट हुआ है। 29,000 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में राजस्थान को बजट आवंटन हुआ है, लेकिन अगर मैं खर्च की दृष्टि से देखता हूं तो अभी लगभग 4,000 करोड़ के आसपास ही खर्च हो पाए हैं। प्रधानमंत्री के आगामी मानगढ़ दौरे को लेकर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत भाजपा के केंद्रीय मंत्री और विधायक लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 2 दिन से बांसवाड़ा में डेरा डाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल शुक्रवार दोपहर प्रेस से मुखातिब हुए। बताया 1 नवंबर को सुबह पीएम मोदी मानगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा, इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। पूछो ना, टीएडी कोई किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं होता है। टीएडी तो सरकारें होती है, उनका मुद्दा होता है। हम आपको भैरव सिंह जी से, शेखावत साहब से गिनाना शुरू करेंगे, ये कोई, मैं अभी कह रहा हूं आपको, ये सियासत का मुद्दा नहीं है मानगढ़ का। ये श्रद्धा का विषय होना चाहिए, आस्था का विषय होना चाहिए। हमारे लोग शहीद हुए, उनके नमन करने का विषय होना, उनको प्रणाम करने का विषय होना चाहिए। कल्पना करना चाहिए नई जनरेशन जाने कैसे गुरु गोविंद ने इतने लोगों को यहाँ एकत्रित किया, कैसे उनको समझाया कि बेकार नहीं देनी चाहिए, कैसे कहा राम राम कहो। ये तो अभी ये भी कहने लग जाएंगे राम राम उन्होंने नहीं कहा, राम राम कहो, ये कहा है गोविंद गुरु ने भाई। सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने दावा किया कि आदिवासियों के सच्चे मायनों में कांग्रेस ही हितैषी है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा बीजेपी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ थोथे दावों के अलावा। आदिवासी भाइयों का उत्थान कांग्रेस पार्टी की नीतियों से हुआ और हो रहा है, होगा। आज से नहीं, आदिवासी भाई पढ़ लिख चुके हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। आज गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आदिवासी भाई हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और आगे भी साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कितने ही ऐसे हथकंडे, टेम्परेरी, पहले सस्ती चीजें दो और फिर उसको फंसाओ, इसी तरह आज जिस तरह बेरोजगारी फैलाई है, आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कभी कुछ नहीं किया। ये कितनी भीड़ का दावा करें, मीटिंगें करें, उनके बाद मीटिंग के बाद उनको ये देखते भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके घर घर हर चीज को देखती है। आज राजस्थान के आदिवासियों को देखो, हमारे हरदेव जोशी जी चीफ मिनिस्टर साहब थे, सुकड़िया जी थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब माथुर साहब थे, आज अशोक गहलोत जी है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। उन्होंने इन लोगों के लिए जो नीतियां बनाई है, उन नीतियों से ही आदिवासियों का भला हो रहा है। भारत सरकार में जब कांग्रेस पार्टी थी, यूपीए थी, तो आदिवासियों के लिए सारी वो नीतियां थी। इन चीजों को आदिवासी भाई पढ़ा लिखा समझ रहा है। क्या राजस्थान कांग्रेस का संकट सुलझ गया? 26 अक्टूबर की एक तस्वीर को लेकर गहलोत समर्थक ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस तस्वीर पर भरोसा नहीं दिख रहा। आखिर क्या है वो वायरल तस्वीर और क्या है इसके मायने? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को प्रदेश की हर पल बदलती सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तस्वीर एक है, लेकिन इसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा। खतरा नहीं होता तो 4 साल में राजस्थान को खतरे में क्यों डाला? तो स्वाभाविक है कि आदमी जब इनसिक्योर होता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर इस तरीके की प्रतिक्रिया करता है। फोटोएं कभी भी भविष्य नहीं होती और इतिहास नहीं लिखा करती। गहलोत समर्थक इसे आला कमान का गहलोत को आशीर्वाद मान रहे हैं। कुर्सी पर खतरा खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं। गहलोत के वो मंत्री भी अब पूरे दम से कह रहे हैं जिन पर पार्टी का अनुशासन का डंडा चल चुका है। कांग्रेस तो इकट्ठी है। कांग्रेस में तो 5 साल अशोक गहलोत का झंडा बरकरार रहेगा और नीतियां जो अशोक गहलोत ने दी है ना, वो आज तक किसी भी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता के लिए ऐसी नीतियां नहीं दी। लेकिन इस तस्वीर को बीजेपी दूसरे परिप्रेक्ष्य में पेश कर रही है। गहलोत के जाने की भविष्यवाणी का काउंटडाउन करने वाले नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तस्वीर को कोई प्रोपोगेंडा करार दे रहा है तो कोई हकीकत से परे की कहानी। पर जिस प्रकार के अंतर्द्वंद में सरकार फंसी हुई है, ये अंतर्द्वंद सरकार की पैदाइश से प्रारंभ हुआ आज तक जारी है
और मुख्यमंत्री जी की एक ही कामयाबी रही, इतना अंतर्विरोध होते हुए भी अपनी कुर्सी को उन्होंने बचाए रखा। ये उनकी जादूगिरी रही कि राजस्थान में कांग्रेस को खतरा है और कांग्रेस की सरकार को खतरा है। वो जाने वाली हैं, चाहे बाईं तरफ बैठे, चाहे दाईं तरफ बैठे, चाहे चक्कर खाकर बैठे और चाहे कुछ भी कर बैठे, कांग्रेस की विदाई का समय राजस्थान में आ गया। आलाकमान से गहलोत के फैसले से उम्मीद बांधे नेताओं के लिए ये तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन तस्वीर तो तस्वीर होती है। हालांकि इस एक तस्वीर ने फिलहाल प्रदेश की सियासत में एक अलग तरह की हलचल तो मचा ही दी है। कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती, वो किसी को जमीन तो किसी को आसमान पर पहुंचा देती है, तो किसी का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटा देती है। अशोक गहलोत का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस तो यही इशारा कर रहा है कि उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इससे उनके विरोधी तो खासे परेशान है ही, बीजेपी भी खासी बेचैन है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश में निकायों के उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 13 जिलों के 14 निकायों में रिक्त वार्डों में उपचुनाव होंगे। 10 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 नवंबर को मतदान होगा और 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए किस किस वार्ड में क्या कार्यक्रम है उपचुनावों का, वो आपको हम टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिखा रहे हैं और चुनाव कार्यक्रम बता रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर बता दें, जोधपुर में द बर्निंग कार। जोधपुर से खबर है, एसयूवी में आग लग गई। गुजरात नंबर की ये एसयूवी बताई जा रही है। बोनेट से धुआं निकलता देख चालक ने गाड़ी रोक ली। बोनेट खोलते ही आग की लपटें उठने लगी। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गनीमत रही, जनहानि नहीं हुई। खतरनाक पुलिया तारघर पर यह घटनाक्रम सामने आया है। एसयूवी जो कि गुजरात नंबर की थी, चालक ने गाड़ी चलाते वक्त ये देखा कि बोनेट से धुआं निकल रहा है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी को रोका और जैसे ही बोनेट खोला आग की लपटें निकलने लगी और उसके बाद कुछ ही पलों में ये कार एक बर्निंग कार के तौर पर वहां दिखाई देने लगी। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। गनीमत इस बात की है कि जनहानि नहीं हुई है। चालक की सूझबूझ की भी दाद देनी होगी। उसने जैसे ही धुआं उठते देखा गाड़ी को तुरंत कॉर्नर पर ले जाकर रोका। देखिए बीच सड़क पर नहीं रोका, कॉर्नर पर उसने गाड़ी को ले जाकर रोका और बोनेट को खोल कर देखा कि आखिर धुआं क्यों निकल रहा है। और जैसे ही उसने ये किया, आग की लपटें, मतलब बोनेट खोलते ही आग की लपटें निकलने लगी। देखिए इस कार के एसयूवी के बोनेट एरिया से आप आग की लपटों को निकलता हुआ देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए बात करें तो जिस प्रकार से एकदम कल ये हादसा पेश आया था, गुजरात नंबर की गाड़ी थी, तारघर के समीप से गुजर रही थी। इस दौरान जो है उसके बोनट से धुआं निकलता दिखाई दिया। चालक ने गाड़ी को रोका और जब उसने बोनट खोल के देखा तो अचानक से जो है आग की लपटें जो है उसमें से बाहर आना शुरू हुई। इसके बाद गाड़ी में सवार सभी लोग बाहर निकले और मौके पर दमकल को बुलाया गया और जो है आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि जो समय रहते सब उसमें से बाहर निकल गए थे और समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अचानक जो हादसा हुआ उसको देखकर एक बार तो जो है पूरे सड़क पर एक बार सनसनी सा माहौल हो गया था और लोग घबरा गए थे। जी, ये जो चालक है इससे आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि उसने देखिए दो चीजें तो समझदारी की कि उसने गाड़ी को तुरंत साइड पे किया और बोनेट को खोल के देखा। जी, जो चालक ने जो बताया था उसने बताया कि जिस प्रकार सडनली उसकी गाड़ी से जो है ना धुआं जब निकलता हुआ दिखा तो उसको थोड़ा संशय हुआ और उसने जो ये सोचा कि गाड़ी संभवतः गर्म हो गई। इसको लेकर उसने गाड़ी को साइड में किया और जैसे ही बोनट खोला उसमें से आग की लपटें निकले। जो आग लगने का प्रथम दृष्टया कारण कहीं ना कहीं जो है तारों में जो शॉर्ट सर्किट है वो माना जा रहा है। फिलहाल जो है जो अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है और चालक की सूझबूझ से कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते बच गया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर और यहां पर आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, फ्लाइट से जुड़ी हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात 9:45 पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। खतरे को भांपते ही पायलट ने इसे रनवे पर ही रोक दिया। इसमें 184 पैसेंजर थे, सभी सुरक्षित हैं। इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से चिंगारी दिखाई दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिसे प्लेन में मौजूद पैसेंजर नहीं बनाया। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें सामने आई। शुक्रवार रात 9:45 पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। खतरे को भांपते ही पायलट ने इसे रनवे पर रोक दिया। 184 पैसेंजर थे फ्लाइट में, सभी सुरक्षित हैं। इंडिगो की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से चिंगारी दिखाई दी। देखिए वीडियो में दिख रहा है प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ रहा है, तभी अचानक चिंगारी उठने लगती है। देखते ही देखते चिंगारी आग का रूप ले लेती है। पायलट ने तुरंत प्लेन को रनवे पर ही रोका, फिर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।